कल हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे। वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण क्या है और उनके कारण आदि पढ़ लिए थे, क्या क्या कारण हैं, क्या प्रकार हैं। आज पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण का कैसे निवारण किया जाए, उसके प्रभाव क्या हैं और कैसे उससे हम नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो हम लोग वायु प्रदूषण में आज पढ़ेंगे नियंत्रण। पहले नियंत्रण क्या, पहले प्रभाव देख लेते हैं, प्रभाव, और फिर प्रभाव के बाद देखेंगे निवारण और नियंत्रण। प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे। जो विभिन्न गैसें हैं या विभिन्न जो वायु प्रदूषण के लिए प्रदूषक चीज़ें हैं, प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण फैलाता है, जो वायु प्रदूषण फैलाए वही वायु प्रदूषक कहलाएगा। तो वायु प्रदूषक जो है वो कई हैं और उनका स्रोत अलग अलग है और उनका प्रभाव भी क्या है, अलग अलग है। ज़्यादातर प्रभाव हम लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर देखते हैं और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर देखते हैं। जैसे इसमें पहला है कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। तो यह एक वायु प्रदूषक है। इसका स्रोत क्या है, जो जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन चाहे पेट्रोलियम हो चाहे डीजल हो, वाहन में प्रयोग करते हैं या लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, तो उनसे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और कल हम इसका बताए थे क्या होता है इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड का बताए थे कि यह हमारे ब्लड में घुल जाती है और ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ हमारे ब्लड में घुलती है, जिससे हमारे शरीर को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही में इसके कारण क्या होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं, जैसे अर्थ है, यहाँ सन है, सन से सूर्य की किरणें आती हैं ऊर्जा ऊष्मा लेके पृथ्वी तक। तो जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, धूल के कण हैं, ये सब उपस्थित हैं। जो गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित हैं, वातावरण में, है ना। तो जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो जब ये आती हैं तो इनकी जो आवृत्ति है या तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य इनकी क्या होती है, कम होती है ना। कम तरंग दैर्ध्य मतलब आवृत्ति बहुत तेज है, मतलब तेजी से तरंगे आती हैं। तो ये तरंगे पृथ्वी पर आ जाती हैं, कुछ अवशोषित होती हैं कुछ मात्रा, लेकिन पूरी आ जाती हैं ज़्यादातर। और अर्थ में सूर्य के प्रकाश के रूप में जैसे अर्थ गर्म होती है ना, एनर्जी प्राप्त होती है। रात के समय में क्या होती है, ये फिर उत्सर्जित होती हैं। और जब ये उत्सर्जित होती हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इस तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जो वायुमंडल पहले इनको आने दे रहा था, जो गैसें आने दे रही थी, वो अब नहीं जाने देती वापस, उनको रोकने लगती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। इसके कारण वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास ऊष्मा होती है। तो जब आप गर्म चीज़ को पकड़ेंगे तो आपको गर्म लगेगा ना। तो इन्वायरमेंट में गैसें जो हैं अगर तापमान को पकड़ रही हैं, रोक रही हैं, तो वो तापमान गर्म हो जाता है वायुमंडल। वायुमंडल गर्म होता है तो हमारे पृथ्वी पर भी तापमान क्या होता है, अधिक महसूस होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। इस जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसको क्या करती हैं, जाने नहीं देती वायुमंडल अंतरिक्ष में, उसको रोक लेती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, बहुत सारी हैं, जैसे मीथेन है, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो जो कार्बन यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये श्वसन संबंधी समस्याएं हमारे शरीर में और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला है इसमें सल्फर यौगिक, SO2 और H2S।
सल्फर यौगिक SO2 और H2S। इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत है थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है कोयले से, वहाँ से निकलता है सल्फर, ये SO2 और H2S, है ना। रिफाइनरी सिस्टम जो है, जहाँ क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल, उसको साफ़ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, वहाँ जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ से भी सल्फर के यौगिक ये उत्सर्जित होते हैं। इनका नकारात्मक प्रभाव क्या है? इनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा मतलब क्या होता है? जिसको एसिडिक रेन कहते हैं। ये जो SO2 है, SO2 जब वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ, जल के साथ क्रिया करता है तो यह बनाता है H2SO4, जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनता है, और ये कहाँ बनता है? वायुमंडल में बनता है, वायुमंडल में। तो जब वायुमंडल में बन गया H2SO4, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ यह पानी में घुल के आता है ज़मीन पर, है ना। तो ये अम्ल है और बारिश के साथ आ रहा है, तो इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब पहली बार बारिश होती है तो उसमें नहीं भीगना चाहिए, शरीर पे फोड़े पड़ने लगते हैं। क्यों कहते हैं? यही कारण है कि एसिडिक रेन होती है और जो हमारे शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जैसे जो ताजमहल है, ताजमहल का जो वो है संगमरमर है, वो एसिडिक रेन के कारण फेड होता जा रहा है, उसका कलर जो है चेंज होता जा रहा है ना। तो ये SO2 और ये एसिडिक रेन का जो प्रभाव है ना। और क्या होता है? ये SO2 और H2S से श्वसन संबंधी समस्या तो है ही। जितनी भी गैसें अभी देखेंगे सब श्वसन पर प्रभाव करती हैं। SO2 की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको श्वसन में केवल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर वो गैस और हवा ज़्यादा है और उसमें हम जब सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन बस थोड़ी जाता है, गैसें और जा रही हैं। बस जिसकी ज़रूरत है वो हमारे खून में घुल के आगे चला जाता है, बाकी बाहर चला आता है। तो अगर SO2 रहेगा तो वो भी जाएगा, उसका काम नहीं है लेकिन वो फिर भी जा रहा है। तो हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना है ना उसको बाहर निकालने में, तो हमें श्वसन संबंधी बीमारी होगी। पौधों में एक समस्या होती है क्लोरोसिस करके, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस समस्या हो जाती है SO2 और H2S के कारण। ये जानना जरूरी नहीं क्लोरोसिस क्या है, बस जान जाइए कि क्लोरोसिस होता है। कभी ऑब्जेक्टिव आ गया तो पता होना चाहिए। अगला है नाइट्रोजन के यौगिक NO और N2O, नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन नहीं, डाई नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और एक होता है नाइट्रोजन डाई ही होता है शायद, पता नहीं। तो इसमें जो स्रोत हैं इनके क्या क्या हैं? वही ताप संयंत्र, मोटर वाहन, ज़्यादातर ये जो गैसें हैं ये सब यही कॉमन स्रोत ही हैं। थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे हैं, वाहनों से निकल रहे हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निकल रहे हैं, है ना। और वायुमंडल में कुछ गैसों की आपस में क्रिया हो जाती है, उनसे भी बन जाता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया हो जाएगी, तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन ही तो है। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है तो भी बन जाएगा। समस्या क्या है? जैसे वहाँ पे इससे बन जा रहा था सल्फ्यूरिक अम्ल ना, तो इन यौगिकों से बन जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 कैसे बनेगा HNO3? नाइट्रोजन अगर डाई ऑक्साइड है और उसके साथ क्या मिल गया?
H2O, तो क्या बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो इससे क्या मिल जाएगा? NO2 H2O मिल गया, तो ये बन जाएगा HNO3, है ना। 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 H और 1 N, और प्लस हाइड्रोजन के रूप में गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो ये जो HNO3 है इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बना था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या बन गया? नाइट्रिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ही जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए। तो अम्ल वर्षा में ये दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। तो अम्ल वर्षा होगी। दूसरा, पौधों की जो उत्पादकता होती है, उत्पादकता पढ़ा चुके हैं आपको। पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और अन्य जीवों के लिए वह कार्य करता है, ऊर्जा के लिए। तो पौधों की उत्पादकता कम हो जाती है और फिर वही फेफड़ों में समस्या आपकी हो जाएगी, श्वसन तंत्र में। अगला जो है निलंबित कण। निलंबित कण कल बताए थे ना, पार्टिकुलेट मैटर। निलंबित कण जो PM, पार्टिकुलेट मैटर, PM आप लोग सुनते होंगे, PM 2.5, PM 10 न्यूज में रहता है ये। तो ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ स्रोत है इनका? इनका स्रोत है निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो धूल आदि निकलती है, कहीं पे जो थर्मल पावर प्लांट हैं या जो वाहन हैं उनसे भी PM निकलता है। PM पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कण। कल बताए थे ना कि वायुमंडल में बहुत समय तक रह सकते हैं और इनका जो आकार है वो 0.001 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक होता है। और बहुत सारी समस्याओं में इनके कारण दृश्यता में कमी हो जाती है। दृश्यता, देखने में दिखाई नहीं देगा आपको, सामने इतना धूल हो जाएगा। जैसे होता है ना कोहरा वोहरा में आपको नहीं दिखाई देता, वैसे ही दिल्ली उल्ली में जो है इन सब के कारण ही जो दृश्यता है वो कम हो जाती है, विजिबिलिटी। जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, RBC, हमारे ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो RBC बनती है उसका निर्माण जो है इससे प्रभावित होता है, पार्टिकुलेट मैटर से। और क्या होता है इससे? कैंसर जैसी समस्याएं भी PM 2.5, PM 10 के कारण होता है। तो यहाँ PM 2.5, PM 10 इस एरिया में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे खनन का कार्य हो रहा है, बहुत सारे प्लांट है। तो जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, जहाँ वाहन ज़्यादा चलेंगे, वहाँ PM 2.5, PM 10 बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आपको मास्क लगाना चाहिए। ये नहीं कि कोविड है इसलिए, आप अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए। ये PM 10 और PM 2.5 जाएगा, आपके फेफड़े खराब कर देगा। भले आप सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन फिर भी धुआं जा रहा है, आपके प्रभाव होगा। सड़क पर यहाँ इतना कोयला उड़ता है, वो सब आपके शरीर में जा रहा है। यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं जिएंगे, अगर जो यहाँ रह जाएगा उसकी उम्र ऑलरेडी 10 साल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना प्रदूषण है यहाँ। समझ रहे हैं बात? तो मास्क इसलिए मत लगाइए कि कोविड फैलता है कि नहीं फैलता है, अपने लिए लगाइए। मार्केट निकल रहे हैं, आ रहे हैं, चलिए कॉलेज में ठीक है नहीं है, लेकिन आप अगर औरी मोड निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए। इतना धूल है, इतना धूल है, और वह सब आपके फेफड़ों में जा रहा है और फेफड़ों में जाके वो जम जाता है, आँख खराब हो जाएगी। तो ये सब है। अगले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में जैसे बेंजीन है, इथाइलिन है। हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, हाँ सर।
तो हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन और इथाइलिन है, इनका ये क्या समस्या उत्पन्न कर रहे हैं? इनका स्रोत पहले देख लेते हैं। तो स्रोत में वही मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग है ना। और इससे प्रभाव क्या है हमारे अंदर? ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है ना। कैंसर समस्या आप लोग जानते ही हैं। कैंसर में क्या होता है, जो हमारे शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती हैं है ना। ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई तरह के कैंसर होते हैं। श्वसन संबंधी समस्या होगी। और हाइड्रोकार्बन के कारण एक समस्या ये होती है कि जो पेड़ों की पत्तियां हैं और जो फल हैं वो समय पूर्व क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से ये भी समस्या है। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, बहुत ही गंभीर चीज़ है यह। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? CFC। इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत यह है कि जो आप गर्मियों के मौसम में आपको मस्त ठंडा चिल्ड पानी पीने को जो मशीन प्रदान करती है, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, जो शादी ब्याह होता है तो लोग बड़े दहेज में मांगते हैं कि फ्रीज तो चाहबे करिए हमके है ना। AC, ठंडा मौसम चाहिए, बिल्कुल कूल कूल। स्प्रे लगाते हैं कि बहुत सुंदर महके, हम आकर्षित हो जाएं हमारे तरफ सब लोग। तो इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि बहुत ही गंभीर तरीके से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग समस्या सुन रहे हैं आप, ये एक ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये बहुत ही मात्रा में क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है बहुत तेज़ी से, जिससे तापमान और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब जो है इसको बैन किया गया है। अब फ्रीज व्रीज में जो फ्रीज आते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं प्रयोग किया जाता है। वो देखते होंगे ना, फ्रीज में गैस भराते हैं, इतने लीटर की है फ्रीज, 180 लीटर की है, 100 लीटर की है। तो वह गैस होती थी पहले, यही भरी जाती थी पुराने जो फ्रीज होंगे। इसलिए अगर आपके यहाँ पुराने फ्रीज हैं तो उनको बेच के नया फ्रीज ले लीजिए। नए फ्रीज जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं, है ना। इससे क्या होगा, वही एक तो ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ओजोन क्षरण होगा। ओजोन जो है, ओजोन परत आप लोग जानते हैं है ना। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो जो समताप मंडल है वहाँ पे एक परत पाई जाती है ओजोन की। ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र क्या है, O3। ये ओजोन गैस, ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, UV किरणें, परावैंगनी किरणें जिनको कहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनको ये रोकती है। तो अगर इनका क्षरण हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगी, परत नहीं रहेंगी, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होंगी, पृथ्वी पर आ जाएंगी, नहीं रुकेंगी, तो हमें समस्या होगी ना। तो ओजोन क्षरण होता है। ओजोन की जो परत है इस CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, वो क्या होती है, समाप्त होती जा रही है। फिर अगला है ओजोन। जैसे अभी ओजोन की बात ही हो रही थी, तो ओजोन खुद में एक प्रदूषक है। ओजोन वो कहाँ से निकलती है, मोटर वाहन जो है ना, जलते हैं जब वो ईंधन प्रयोग करते हैं, तो वहाँ से क्या क्या समस्याएं हैं इनसे। श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, और जो पर्ण समूह होता है उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है ना। शीशा, शीशा आपको चेहरा देखने वाला बस शीशा नहीं होता, शीशा एक तत्व है ना शीशा। तो शीशा जो है वह बहुत ही छोटे छोटे जो होते हैं, जो पेट्रोल आदि होता है ना, तो उसके जलने से शीशा भी उत्पन्न होता है, छोटे बहुत छोटे कण है ना। वो जो शीशा है वो क्या करता है, श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। अगला है रेशे। रेशे, कपास के रेशे हों या ऊन के रेशे हों, यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे, जहाँ पे कपड़ा आदि बनाया जाता है या जो गद्दा आदि बनाते हैं, देखते होंगे वो नाक वाक बंद करके अपना रखे रहते हैं,
बहुत सारा धूल उठता है वह हमारे लिए ज़रूरी नहीं है शरीर के लिए, लेकिन अगर वो जाएगा हमारे शरीर में तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे जैसे धूल हो गया, स्मॉग हो गया, ये सब जो है हमारे लिए समस्या का कारण है। ठीक है, एक तो इस तरीके से जो बहुत सारे प्रदूषक और उनके स्रोत और उनके हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हैं उनको हमने देखा, है ना। तो स्वास्थ्य पर जनरली हमारा श्वसन तंत्र खराब हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही सब क्या हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं। अब प्रदूषण जो है दो तरीके से देखते हैं वायु प्रदूषण को, एक होता है इंडोर और एक होता है आउटडोर। इंडोर मतलब जब आपके घर के अंदर जो है प्रदूषण वायु का, और जो आपके घर के बाहर है। तो आपके घर के अंदर कैसे प्रदूषण होगा, कोई बताएगा? इंडोर, आउटडोर, आंतरिक और बाह्य। इंडोर एयर पोल्यूशन का मतलब यह है कि आपके घर के अंदर कैसे वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे पहले हम लोग सब लोग के यहाँ खाना जो बनता था वह लकड़ी से बनता था, चूल्हे से बनता था, जिसके कारण बहुत सारा धुआं उठता था। वह धुआं केवल खाना बनाने वाले को परेशान नहीं करता है, आसपास जो घर में लोग हैं सबको परेशान करता है ना। तो वह धुआं जो है आपके फेफड़े में जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, जो कि आपको क्या कर रहा है, प्रभावित करेगा। आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, श्वसन संबंधी बीमारी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक कारण यह है भीतरी प्रदूषण का कि आपके भोजन बनाने का स्रोत क्या है। दूसरा, आपने घर कैसा बनवाया है, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, वातानुकूलन का व्यवस्था किया है कि नहीं। एकदम पैक घर है आपका क्या, जैसे ये जो खिड़कियां लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई हैं, क्या मूर्ख मूर्ख हैं क्या कि लगवा दिए हैं? कुछ कारण है ना इनके लगवाने का। क्यों? कि जो हवा है वो ट्रांसफ़र होती रहे। कैसी हवा? तो हवा इससे भी ट्रांसफ़र हो रही है, इतना ऊपर लगाने का क्या मतलब है? ऊपर वो रोशनदान क्यों लगाया जाता है? तो नीचे से भी तो जा रही है, तो ऊपर क्यों जा रही है? इसका कॉन्सेप्ट है, एक समझिए। हवाएं जब गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं, है ना। तो जो ऊपर खिड़कियां लगी हैं वो इसीलिए लगी हैं कि जब गर्म हवाएं हैं वो ऊपर से निकल जाएं। जब ऊपर से गर्म हवाएं निकल जाएंगी तो नीचे से ठंडी हवाएं आती रहेंगी। तो जैसे धुआं है हमेशा ऊपर की ओर जाता है ना। धुआं अगर ऊपर खिड़की नहीं है तो वो कमरे में गोल गोल घूमता रहेगा। गेट अगर खोल देंगे तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा गेट से। लेकिन अगर वेंटिलेटर ये लगा हुआ है ना, तो इससे तेज़ी से जो है ऊपर से निकल जाएगा और ताज़ी हवा क्या होती रहेगी, बार बार आती रहेगी। तो अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आपके घर में इंडोर पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए अगर नहीं है तो जाके घर में बनवाइए, है ना। अब शहरों में लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे छत एकदम छोटा सा कर देंगे। शहर का घर देखेंगे तो इतनी बड़ी छत नहीं दिखेगी। आप छत ऊंची बनाने का भी कॉन्सेप्ट है। देखते हैं मंदिरों में इतना ऊपर क्यों बनाते हैं, वो क्या ज़रूरत है इतना बड़ा बनाने का, गुंबद। या पुराने आप घर देखिए बहुत ऊंची छत, क्यों ऐसा? क्योंकि जितनी ऊंचाई छत की रहती है उतना ही तापमान गर्मी में बैलेंस रहेगा। गर्मी में अगर आप कोई बड़ा कमरा है ऊंचाई वाला, अगर उसमें रह रहे हैं तो आपको कम गर्मी महसूस होगी, है ना। तो ये है। दूसरा, एक तो ये हो गया कि फ्यूल कैसा यूज कर रहे हैं खाना बनाने में। इसीलिए देखिए सरकार योजना चलाई कि सबको हम सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, तो उससे इनडोर पोल्यूशन क्या हुआ, कम होगा, है ना। दूसरा वेंटिलेशन का हो गया, वेंटिलेशन लगवाइए, वेंटिलेटर लगवाइए घर में। दूसरा, अगला इसमें है कि जो आप यहाँ फर्नीचर रखे जाते हैं, आप देखते होंगे फर्नीचर के दुकान में जाते हैं तो आपको अजीब तरीके की महक आती है,
अजीब तरीके का लगता है, आँख से आंसू बहने लगेगा, है ना। बहुत मतलब कैसी आराम महसूस किए हैं। या आपके नया नया कमरा अगर बना हो और उसमें नया नया शादी ब्याह का अगर सोफ़ा वोफ़ा किसी के यहाँ आया हो, रखा हो, उसमें आप जाएंगे तो आपको अजब अलग तरीके का, क्योंकि उससे कुछ गैसें उत्सर्जित होती हैं। उनको कहते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? जो पेंट आदि प्रयोग किया जाता है उसमें, जो कपड़ा आदि प्रयोग किया जाता है फर्नीचर आदि में, नया सोफा या इस सब में, तो उनमें ये सब होता है। इसको कहते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हिंदी में, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो ये भी आपको श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और विभिन्न तरह के चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल रहता है, उसके भीतर बहुत सारा वेस्ट रहता है, वो भी श्वसन के माध्यम से फैलता है, तो वह भी नुकसान पहुंचाता है। और आउटडोर जो है बाहरी प्रदूषण, जिसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि जैसे उद्योगों से धुआं निकल रहा है, वाहनों से धुआं निकल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहाँ से PM पार्टिकुलेट मैटर और गैसें निकल रही हैं, तो वो सब भी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें सरकार कर क्या रही है या उद्योगों में क्या किया जा रहा है? उद्योग जो हैं, वाहन जो हैं, उनमें कुछ सिस्टम, जैसे आप देख रहे हैं कि BS6 वाहन चालू किए जा रहे हैं, है ना। अब जो वाहन आ रहे हैं उनमें BS6 लिखा होता है, भारत स्टेज। BS का मतलब है भारत स्टेज, और ये 6 मतलब ये कभी 1 भी रहा था, 1 2 3 4 5, 4 था, फिर डायरेक्ट 6 हो गया है, 5 में नहीं आया है। ऐसा क्यों? यह BS6 इंजन है। इंजन, जो इंजन होता है ना, फ्यूल और इंजन दोनों बदलेगा इसमें। तो वो फ्यूल या इंजन ऐसा है जो कम से कम जो गैसें निकल रही थी अभी उनको कम करेगा। सल्फर जो निकल रहा था उसको कम करेगा, समझ रहे हैं। नाइट्रोजन जो निकल रहा था वो कम से कम उत्सर्जित होगा। तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण को नियंत्रण में ला सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? जैसे उद्योगों में जहाँ चिमनी लगी है वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें कि जो धुआं आदि है वो फिल्टर होके निकले, जो PM पार्टिकल है वो फिल्टर होके निकलें, वो ना जाएं बाहर, तो उनको इकट्ठा कर लें, फिर उनको डिस्पोज कर दें तरीके से, उनका निस्तारण कर दें। तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न तरीके का नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। ऐसे ईंधन का प्रयोग करें जो कम से कम प्रदूषण करे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाया जा रहा है ना, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है की जा रही है। तो वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इथेनॉल एक बायो फ्यूल है ना। बायोफ्यूल क्या होते हैं? वो कम से कम गैसों को उत्सर्जित करते हैं। जैसे LPG पे जो जैसे पेट्रोलियम पे जो वाहन चल रहा है वो ज़्यादा प्रदूषण करेगा, पेट्रोल या डीजल पे जो वाहन चल रहा है वो ज़्यादा प्रदूषण करेगा, LPG पे जो चल रहा है वो उससे कम। एक क्या होती है? CNG होती है, उससे कम, है ना। फिर एक हाइड्रोजन फ्यूल इस समय पे चर्चा में चल रहा है, सबसे कम, है ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल में कुछ नहीं निकलेगा, वेस्ट गैस निकलेगी, उसमें केवल पानी निकलेगा। तो पानी तो नुकसानदायक है नहीं ना। हाइड्रोजन का प्रयोग करके, गैसों का प्रयोग करके चलाएंगे, हाइड्रोजन गैस का। तो ये जो है फ्यूल भी हम अच्छा प्रयोग करें तो प्रदूषण कम होगा, है ना। और क्या कर रहा है? जैसे एक घटना भी है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी आप लोग सुने होंगे। भोपाल गैस त्रासदी सुने हैं? कब हुआ था? कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 2 से 3 दिसंबर 1983। 2 से 3 दिसंबर 1983 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जहाँ पे एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी क्या बनाती थी? कीटनाशक, है ना।
पेस्टिसाइड्स। तो यहां से कौन सी गैस लीक हो गई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। कौन सी गैस रिलीज हो गई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो यह कंपनी भोपाल में स्थित थी। 2 से 3 दिसंबर को रात में यह गैस रिलीज हो गई, जिसके कारण हजारों लोग क्या हुए? मर गए। तो ये एक गैस कांड था जो कि दोबारा ना हो, क्योंकि उसके आज भी प्रभाव दिखते हैं। जो भी लोग थे, उनके जो बच्चे थे, वो जो क्षेत्र है वहाँ आज भी जो पानी आदि है वहाँ का जो है वो प्रभावित है उससे, है ना। और एक सरकार ने एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAQI। आप अगर इधर जाते हैं अनपरा, तो जो कॉलोनी है ये CISF वाली, वहाँ पे एक टीवी लगी हुई है। टीवी लिखे हैं वहाँ पे लगी हुई है एक, उसमें ऐसे ही दिखाता है कि इस समय पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, वहाँ पे दिखाता है। नहीं देखे हैं तो ध्यान से जाके देखिए। एक स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और उसमें कि वहाँ के वायु में क्या क्या है, कितना है। तो ये एक इंडेक्स जारी किया गया जिसको लॉन्च 2014 में किया गया, 2014 में। और पहला जो इंडेक्स जारी किया गया वह 6 अप्रैल 2015 में, 6 अप्रैल 2015 में एक इंडेक्स जारी किया गया, पहला इसका, है ना। ये अपडेट होता रहता है हर साल। इसमें क्या है, बहुत सारी गैसें सम्मिलित की गई हैं, जैसे PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण है। PM10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद है ओजोन, NH3, अमोनिया और लेड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें इनको 8 को मॉनिटर करते हैं इसके तहत। जैसे यहाँ हर चीज होगा, PM देखेंगे कितना है 10 का स्थिति, 2.5 कितना है, NO2 कितना है, SO2 कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब का देखेंगे कौन कितना है, और सब के मात्रा के आधार पर एक इंडेक्स बना दिया है, और उसमें जितनी मात्रा रहती है उसके हिसाब से बताते हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ के हवा की, वायुमंडल की, है ना। तो एयर क्वालिटी देखते हैं इससे, ठीक है। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में आ रहा है तो ठीक है स्थिति, 51 से 100 के बीच में आ रहा है तो संतोषजनक है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। सबसे खतरनाक 400 से 500 के बीच में होता है ना। मतलब 400 से 500 के बीच का होने का मतलब कि सारे जो गैसें हैं या तत्व हैं, इनको जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक सामान्य हवा में जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा हो जाती है ना। तो इस तरह से हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। अगला हमको अब जल प्रदूषण पढ़ना है, तो हम लोग नए वर्ष में अगर मिलते हैं तो बात होगी, है ना।